क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, बेसिकली जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निगोशिएशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन से। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में स्टार्ट होता है। बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की बात करें, हम ओबी पढ़े हैं, तो ओबी में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब वन पार्टी जो है या किसी भी एक कोई ग्रुप है, कोई टीम वर्क असाइन किया गया किसी भी ग्रुप को, तो ग्रुप का एक मेंबर जो है उसका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है दूसरे मेंबर के साथ और समहाउ वो दोनों अपने अपने पॉइंट पे स्टक किए रहते हैं। क्या होता है कि एक अजीब नेगेटिविटी की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसको हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इन ओबी अगर हम बात कर रहे हैं कि दिस इज़ अ पर्सन ए, दिस इज़ अ पर्सन बी, तो हमारे पास अगर कोई वर्क टीम हो उसमें ए जो है उसका अपना कोई पॉइंट हो, वो कुछ कह रहा हो, और इसी तरह बी का अपना कोई पॉइंट हो और अपनी अपनी जगह वो दोनों ही जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी ना शो कर रहे हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो। ये वाला कहे कि मैं ठीक हूँ और ये वाला कहे कि मैं ठीक हूँ, तो जो इनकी एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से जो एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी, बेसिकली हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। ठीक है, उस नेगेटिविटी की फिजा से क्या होगा कि वो दोनों अपनी अपनी जगह अपना काम भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और एज अ होल वो नेगेटिविटी उनके ग्रुप परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर देगी। ठीक है, और सारा प्रोसीजर जो है वो ख़राब हो जाएगा। बेसिकली नेगेटिविटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ब्रीड कर रही होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अचीव करने की बात करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हमारा मोटिवेशन होता है, हमने लेक्चर्स में पढ़ा है अपनी क्लास में कि मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है ओबी में। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे पास टू टाइप्स का होता है, एक हमारे पास फंक्शनल होता है और एक हमारे पास डिसफंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है वर्कर्स को। ठीक है जी, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल। ठीक है जी, फंक्शनल कौन सा, अब बेसिकली यहाँ पे आप ये देखें कि हम इनको कैटेगराइज जो कर रहे हैं इनकी फंक्शनैलिटी पे कर रहे हैं, इनके इफेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का जो इफेक्ट होता है इसके बेस पे हमारी ये टू टाइप्स होती हैं। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हमारा वो वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो ग्रुप गोल्स को सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट्स द ग्रुप गोल्स। ठीक है, यानी एक पर्सन जो है वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा है और दूसरा बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन क्या है कि अपनी अपनी जगह वो दोनों अच्छा काम करेंगे। ठीक है, एज लॉन्ग एज उन दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट ना करें। यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसफंक्शनल बन जाएगा क्योंकि वो थोड़ी सी नेगेटिविटी लिए हुए होगा। ये क्या करेगा, ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमारे पास एज अ होल ग्रुप की परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहा था। ये वाला जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिविजुअल गोल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक पर्सन अपना फ़ायदा और नुकसान और अपने हद तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, लेकिन वो एज अ होल ग्रुप परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है। ठीक है,
जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 मैनेजर्स हैं, उनमें से एक कहता है कि हम एक टीम बनाते हैं, उसको हम ये काम देते हैं, तो सेकंड वाला जो मैनेजर है वो कहता है हाँ हम एक टीम बनाते हैं तो हम उसको ये काम देते हैं। वो दोनों डिफरेंट बात करते हैं तो उसकी बेस पे वो एक पूरा एक परफॉर्मेंस या एक अपना एक राइटअप बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनका फंक्शनल था, उन्होंने एक दूसरे से जो है वो डिसएग्री किया, लेकिन स्टिल वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे पहुंच गए। अब वही मैनेजर्स एक दूसरे को कहते हैं, एक मैनेजर कहता है कि हम एक टीम बनाते हैं और उसको इस तरह से वर्क असाइन करते हैं, दूसरा मैनेजर कहता है कि नहीं मैंने आपकी टीम से जो है वो वर्क नहीं लेना, इस तरह नहीं करना, हम इस तरह की टीम बनाएंगे, इस तरह करेंगे। और क्या होता है कि वो बात जो एक नॉर्मल चिट चैट से शुरू होगी वो समटाइम्स एक वर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो है वो तब्दील हो जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनका डिसफंक्शनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि वो ग्रुप बनाने के लिए जो है वो बात कर रहे थे और उस ग्रुप बनाने के लिए उन्होंने अपने आपस की जो सिचुएशन है उसी में नेगेटिविटी डाल दी। ठीक है, बेसिकली ये इफ़ेक्ट की बेस पे हम इसको कैटेगराइज करें। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट की और भी टाइप्स होती हैं जो कि हम आगे जाके जिनको जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट की जनरल टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो एक वर्क असाइन किया जाता है किसी भी ग्रुप का उसके कंटेंट से रिलेट कर रहा होता है या फिर टास्क से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, ये नेम टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि टास्क से रिलेट कर रहा है, ग्रुप को कोई काम दिया जा रहा है उस काम से रिलेट कर रहा है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हो रहा होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मीन्स वो रिलेशनशिप्स जो 2 लोगों के दरमियान होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट लेते हुए लेक्चर का स्टार्ट लेते हुए ए और बी पर्सन से शो किया, तो ए और बी पर्सन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो उनके रिलेशनल लेवल पे होगा, काम की बात निकाल के जो उनको एक दूसरे से जो कोई पर्सनल इश्यूज होंगे वो हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है जी, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अबाउट हाउ द वर्क गेट्स डन। ठीक है जी, यानी ये टास्क का कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन सा टास्क दिया गया है, ये रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट था, ये उस प्रोसेस का कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी बेस पे टास्क हो रहा है, दिस इज वाई इसका नाम प्रोसेस है। ठीक है जी, अपनी अपनी जगह ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े बहुत अगर हों तो ये हेल्प देते हैं। जैसे टास्क कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा कि अगर कोई बंदा जो है वो कह रहा है कि हमें जो टास्क असाइन किया गया है, ग्रुप मेंबर है 5 मेंबर्स का, लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रुप है, तो एक मेंबर ये कह रहा है कि हमारा जो टास्क है वो ये है, बेसिकली उसके ये कॉन्टेंट्स हैं, हमारे पास उसके ये स्टेप्स हैं। एक और सेकंड पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि हमारा टास्क ये है, उसके ये कंसेप्ट्स हैं। तो ये कुछ हद तक तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन क्या है कि अगर वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है मोस्टली नेगेटिविटी ही क्रिएट करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के होते हुए ये वाला कॉन्फ्लिक्ट भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आ गया है 2 पर्सन्स के दरमियान में, एक टीम के 2 मेंबर्स के दरमियान में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऑटोमेटिकली टास्क कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाएगा।
और नेगेटिव टास्क कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि उनको एक दूसरे से पर्सनल इश्यूज होंगे, तो कोई भी दोनों जो है वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और काम भी सही से नहीं करेंगे, तो प्रोसेस भी सही नहीं होगा। ठीक है, एक और इसमें हम बात देखते हैं कि लोकाई ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमने टाइप्स देखी जनरल, पहले हमने उसका इफेक्ट देखा था, इफेक्ट की बेस पे टाइप्स देखी थी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली लोकाई ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। लोकाई ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बेसिकली लोकाई इज द प्लूरल ऑफ लोकस। लोकस मीन्स द सेंटर ऑफ समथिंग। ठीक है जी, तो लोकाई ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास कि कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आ रहा है बेसिकली उसका सेंटर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ किधर से रहा है, क्या चीज़ है जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हमारे पास है डायडिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी, इंट्रा ग्रुप और थर्ड नंबर पे इंटर ग्रुप। डायडिक कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास वो कॉन्फ्लिक्ट है दैट अकर्स बिटवीन 2 पीपल, ये 2 लोगों के दरमियान हो रहा है। इंट्रा ग्रुप ये विद इन अ ग्रुप हो रहा है। इंटर ग्रुप मीन्स ये बिटवीन ग्रुप्स हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 पीपल इन्वॉल्व हैं, वो एक ही ग्रुप के भी हो सकते हैं या 2 डिफरेंट ग्रुप्स के भी हो सकते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो 2 ग्रुप्स के बीच में हो, अब ग्रुप मेंबर्स एक के 4-5 हो सकते हैं, दूसरे के 7-8 हो सकते हैं। ठीक है, वो उन मेंबर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो इंटर ग्रुप होगा। इंट्रा ग्रुप क्या है कि ग्रुप तो एक ही है लेकिन उसके मेंबर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी लेट्स सपोज कि इसमें हमारे पास 1 ग्रुप है, उसमें 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स ही 2 हैं, अब वो एक ग्रुप के भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स ही 2 हैं। इस ग्रुप में अगर 4 पीपल हैं, इसमें 5 हैं, तो इनके दरमियान जो टसल होगी वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ कहाँ से रहा है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट की टाइप जो हैं उसके सेंटर पे, उसके ओरिजिन पे बेस कर रही हैं, यानी 2 पीपल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक पूरा ग्रुप ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, या 2 लोग ग्रुप बना के 2 ग्रुप्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या होता है जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो हमें फंक्शनल और डिसफंक्शनल ग्रुप्स भी ज़रूर देखने चाहिए, उनका कॉन्फ्लिक्ट भी ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ इसमें से जो है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है और कौन सी चीज़ डिसफंक्शनल क्रिएट कर रही है। ओबी रिसर्च हमें ये बताती है कि इट इज़ स्टिल अननोन कि बेसिकली ये वाला कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा होता है, ये ज़्यादा हो रहा होता है, या फिर ये ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपस में काम करते हैं उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब जाहिर है 2 ग्रुप्स काम करेंगे तो एक ग्रुप के मेंबर्स और होंगे, दूसरे मेंबर्स और होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि 2 ग्रुप्स काम करेंगे तो वो पॉजिटिवली भी वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इटसेल्फ एक कन्फ्लिक्ट है कि इन तीनों में से कौन सी टाइप्स जो है वो बेसिकली लोकस हैं कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, इसलिए हम लोकस ऑफ कन्फ्लिक्ट में इन 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं कि जो ये हमने सारी कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स पढ़ी हैं, डिसफंक्शनल, फंक्शनल, उसके बाद हमने और भी टाइप्स पढ़ी हैं जो कि थी हमारे पास क्या,
टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद हमने ये लोकाई में भी टाइप्स पढ़ी। तो बेसिकली ये हमारे पास जो 7 to 8 टाइप्स हैं ये किस प्रोसेस के अंडर हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट किन किन स्टेप्स से गुजर के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट नंबर पे किस तरह हो रहा होता है, फिर वो आगे किस तरह प्रोसीड करता है, आगे किस तरह करता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, यानी कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में हम बेसिकली 5 स्टेप्स और स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। स्टेज नंबर 1 हमारे पास है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है जी। पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये वाली स्टेज हमें बताती है कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। कि जब किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है बेसिकली वो किन किन सोर्सेज से आ रहा होता है, कौन सी ऑपोजिशंस जो हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी प्लेस पे, किसी वर्क प्लेस पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से जो हमारे पास चीज़ें हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ब्रीड कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है। तो जब हम देखते हैं सोर्सेज तो हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स। कम्युनिकेशन, number 2 is structure and number 3 is personal variables। ठीक है जी। कम्युनिकेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में, चाहे वो हमारे वर्क रिलेशनशिप्स होते हैं या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। जहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप होता है। जहाँ पे कम्युनिकेशन को दोनों साइड से, दोनों एंड से अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है, जो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनमें से एक पर्सन दूसरे की बात समझ रहा होता है और दूसरा पर्सन पहले की बात समझ रहा होता है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ गुड कम्युनिकेशन। और गुड कम्युनिकेशन जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है उनके रिलेशनशिप पे। इसी तरह ओबी में भी अगर 2 लोगों में अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अगर एक एम्प्लॉयर है उसके अपनी एम्प्लॉई के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, या 2 एम्प्लॉयज़ के दरमियान में अच्छी कम्युनिकेशन है, तो ऑब्वियसली उनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अगर सब मेंबर्स एक दूसरे से सही तरह कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रॉपरली एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह से क्लियर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक नेगेटिविटी अराइज हो जाएगी जो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट को डील करेगी, कॉन्फ्लिक्ट को आगे जाके वो लीड करने लग जाएगी। कम्युनिकेशन क्या होता है कि विदाउट कम्युनिकेशन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है या फिर एक कम्युनिकेशनल नॉइज़ क्रिएट हो जाता है। ठीक है। यानी जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को, बातों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक नॉइज़ क्रिएट हो जाता है जो आपके रिलेशनशिप को किसी ना किसी लेवल पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन को ना तो अंडर होना चाहिए ना ओवर होना चाहिए। अंडर कम्युनिकेशन मीन्स कि वो कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशन तो है लेकिन जितनी प्रॉपर कम्युनिकेशन एक रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो अंडर कम्युनिकेशन भी कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर देगी। ठीक है जी।
जैसे हमारे पास कोई भी मैनेजर है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरह से गाइड नहीं करता तो इट मीन्स कि वो अंडर कम्युनिकेशन कर रहा है। अंडर कम्युनिकेशन करने के बाद क्या होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ सही तरह वर्क नहीं करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे उसको कंप्लेंट होगी अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ओवर कम्युनिकेशन भी ना हो। ओवर कम्युनिकेशन मीन्स कि जितना नेसेसरी है कम्युनिकेशन, जितनी कम्युनिकेशन की जाना ज़रूरी है उससे ज़्यादा कम्युनिकेट कर दिया तो ये भी गलत है। मतलब आपने इतनी बात कर दी, आपने इतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर दिया कि अगला आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर सका, तो ये चीज़ भी गलत हो गई, ठीक है। So there must be an appropriate level of communication and understanding so that a person learns and understands कि आप उसको क्या कह रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी जो रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। द टर्म स्ट्रक्चर इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड्स वेरिएबल्स सच एज द साइज ऑफ ग्रुप, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप का जो साइज है वो मैटर कर रहा होता है, या जो उनको टास्क दिया जाता है वो मैटर कर रहा होता है, या एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जिस जिस एरिया में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है, या जो जो उनको टास्क असाइन किया जाता है वो स्पेशलाइज्ड टास्क, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कर रही होती हैं, ये स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है ना। ये किसी ग्रुप का स्ट्रक्चर बना रही होती है ना कि क्या टास्क असाइन किया गया है, कितने ग्रुप मेंबर्स हैं और हर मेंबर की बेसिक ड्यूटी क्या है, या हर मेंबर की जो बेसिक स्पेशलाइजेशन है वो क्या है। जब इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ रहा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो रहा है, ग्रुप का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है। पर्सनल वेरिएबल्स मीन्स आपकी अपनी जो पर्सनल हैबिट्स होती हैं, ठीक है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी के हैं, आप लोगों को, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, आप लोगों से अच्छी तरह बिहेव करते हैं, आप अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आपको पता है कि आपको किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का इमोशन एक्सप्रेशन देना है और किस तरह का नहीं देना, या फिर आप दूसरों की इंटेग्रिटी को, उनके हार्ड वर्क को कितनी वैल्यू देते हैं या कितनी नहीं देते, ये आपके पर्सनल वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में हम ये चीज़ देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं सोर्सेज बन रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सिचुएशन में जब अराइज हो रहा होता है तो या तो कम्युनिकेशन एरर होती है, या फिर रिलेशनशिप के या ग्रुप के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है, या फिर पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है लोगों को, ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे जाते हैं, सेकंड स्टेज में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। नंबर 2 इज cognition एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है जी। कॉग्निशन क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग का बिहेवियर है या चीज़ों को रीज़न करने का, उनकी वजह ढूंढने का कि एक चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, या एक चीज़ ऐसे हो रही है तो वो दूसरी चीज़ को लीड कर रही है, हमारा जो बेसिक थिंकिंग का प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं कॉग्निशन, ठीक है जी। पर्सनलाइजेशन मीन्स कि आप उस अपनी थिंकिंग की बेस पे किस तरह के इमोशंस जो हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि स्टेज 2 हमारे पास क्यों जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ वेयर कन्फ्लिक्ट इश्यूज टेंड टू बी डिफाइंड। अच्छा, पहले स्टेज पे हमारे पास क्या था कि वो सोर्सेज थे कॉन्फ्लिक्ट के। सेकंड स्टेज पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास वो सोर्सेज आ गए हैं
तो बेसिकली अब हमारे पास जो वो कॉन्फ्लिक्ट है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या, उन सोर्सेज की बेस पे आया वो कॉन्फ्लिक्ट। एक हमारे पास परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टेज में और एक हमारे पास फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट आपका कौन सा है, जो आपकी थिंकिंग की बेस पे आया हुआ है, तो जो आप सोच रहे हैं उसकी बेस पे आपको लग रहा है कि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट है। अब हो सकता है कि जो आपको लग रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो गलत हो, आप जो चीज़ नोट कर रहे हैं वो एक्चुअली हो ही ना रही हो, या आप अपनी किसी पर्सनल किसी को फेवर देना चाह रहे हो या किसी को फेवर ना देना चाह रहे हो, तो आप इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो, तो वो आपका परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो आप इन पर्सन फील कर रहे होंगे, जो आपके इमोशंस आपको बता रहे होंगे। ठीक है जी। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है कि ये आपकी अवेयरनेस होती है वन और मोर पार्टीज की, उनके थिंकिंग की बेस पे। फेल्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपको कोई टेंशन दे रहा होता है, एक एग्जाइटी दे रहा होता है, सो दैट आप नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते अपने उस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे, वो आपका फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं हमारी स्टेज पे, क्योंकि हम कॉग्निशन कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं और हम चीज़ों को पर्सनलाइज भी कर रहे होते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो, यानी ये जब एरो जा रहा होता है तो इमोशंस जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। किस तरह से इमोशंस मैटर कर रहे होते हैं कि आपके नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो आपको आपकी एंग्जाइटी को ज़्यादा करते हैं, आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो आप में फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जो आपके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, यानी जब आप अच्छा फील करते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, आप हैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो आप एनवायरनमेंट से भी हैप्पी चीज़ें, हैप्पी जो स्टिमुलाई हैं, जो हैप्पी चीज़ें हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपका फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाता है। नेगेटिव इमोशन ने क्या किया था, आपके फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा कर दिया था। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड स्टेज। अब हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं जिसका नाम है इंटेंशंस। ठीक है जी। इंटेंशंस क्या होती हैं, आपकी इंटेंशन आपको बताती है कि आपने किस वे में जो है वो एक्ट करना है, यानी आपकी ये एक इंटरनल डायरेक्शन होती है जो आपको बताती है कि आपने इस वे में जाना है या इस वे में जाना है, इस वे में जाना है या इस वे में जाना है। ठीक है, ये आपको बिहेवियर की डायरेक्शन दे रही होती है आपकी इंटेंशन। इंटेंशन की स्टेज में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास 5 इंटेंशंस होती हैं। वो इंटेंशंस कौन कौन सी होती हैं हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 इंटेंशन इज कंपीटिंग। कंपीटिंग हमारी कौन सी इंटेंशन होती है, ये वो डिज़ायर होती है कि जिसमें एक पर्सन जो है वो सिर्फ अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को और अपने इंटरेस्ट को देखता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसका वर्क ग्रुप दूसरा जो होता है या दूसरे मेंबर्स होते हैं उसके ग्रुप में उनकी नीड्स को, डिज़ायर्स को, उनकी एबिलिटीज़ को बिल्कुल साइडलाइन कर देता है। यानी एक पर्सन के लिए सिर्फ अपनी नीड्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो नहीं देख रहा होता कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको किसी दूसरे की नीड जो है वो बेशक उसको साइडलाइन करना पड़े, किसी को कोई हर्ट करना पड़ जाए या किसी के साथ बिहेवियर ख़राब करना पड़ जाए तो डजेंट मैटर। एक इंटेंशन हमारे पास ये है। ठीक है जी। सेकंड इंटेंशन हमारे पास क्या है, कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग हमारे पास कौन सी इंटेंशन है, दिस इज अ सिचुएशन इन विच द पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट ईच डिजायर टू सक्सेसफुली डिस्कस द कॉन्सर्न्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ए ग्रुप था एक और बी ग्रुप था। तो ए ग्रुप जो है वो अपने सर्कल में था, उसको अपनी कॉम्पिटेंस की, अपनी इंपॉर्टेंस का जो है वो ख्याल था, इस बी को अपना ख्याल था।
कोलैबोरेटिंग में क्या है कि ए वाला जो है और बी वाला जो है, ए जो है वो बी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और बी जो है वो ए के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। सो दिस इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है अवॉइडिंग। थर्ड इंटेंशन इज अवॉइडिंग। अवॉइडिंग की कौन सी इंटेंशन होती है? दिस इज द डिजायर टू विदड्रॉ। आप जो है बिल्कुल ही खुद को निकाल लेते हैं किसी भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी ऐसी सिचुएशन से जो आपकी साइकी को डिस्टर्ब करे। ऐसा पर्सन जो है वो क्या करता है कि अगर वो किसी से डिसअग्री करता है तो वो उससे बात ही नहीं करता या उससे मीट ही नहीं करता, तो सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग हमारे पास वो स्टेज है, दिस इज द विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस द ओपोनेंट्स इंटरेस्ट अबव हिज और हर ओन। ठीक है। इसमें क्या था कि ए जो है वो सिर्फ अपनी तरफ ही जा रहा था और बी भी जो है वो सिर्फ अपनी तरफ ही जा रहा था अवॉइडिंग में। ठीक है। ए जो है वो अवॉइड कर रहा था बी से बात करने से और बी अवॉइड कर रहा था ए से बात करने के। इसमें क्या है कि ए जो है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के बी के इंटरेस्ट को देख रहा है और इसी तरह बी जो है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के ए के इंटरेस्ट को देख रहा है। ठीक है। दिस इज अकोमोडेशन इज यू कैन से द ऑपोजिट ऑफ कंपीटिंग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग क्या होती है कि अपने अपने लेवल पे ए और बी दोनों ही अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। ए और बी दोनों ही अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट लूज कर रहे होते हैं। यानी अगर उनका एक म्यूचुअल गोल है, एक टीम है, वर्क टीम है, उनको उनके मैनेजर ने या किसी भी उनके किसी सुपर ऑर्डिनेट पर्सन ने उनको कोई ऑर्डर दिया है, तो ए क्या करेगा कि वो कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट या वर्क इंटरेस्ट छोड़ देगा और बी अपना कोई वर्क इंटरेस्ट छोड़ देगा एक म्यूचुअल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटेंशंस की टाइप्स थी। अपनी अपनी जगह इनमें से हर टाइप जो है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर रही है। अब ये हमने देखना है कि कौन सी टाइप जो है वो अच्छी तरह लीड कर रही है और कौन सी टाइप बुरी तरह लीड कर रही है। जब कंपीटिंग की टाइप होगी तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा। जब कोलैबोरेटिंग होगा तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होगा और अच्छी सिचुएशन जनरेट होगी। जब अवॉइडिंग होगा तो भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जो कि खराब कर देगा रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। अकोमोडेटिंग में क्या होता है कि इसमें मोस्टली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। इसमें भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ इंटेंशंस जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर रही होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है बिहेवियर। स्टेज नंबर 4 इज बिहेवियर। Stage number 4 is behavior. This is the stage where conflicts becomes visible. अच्छा, जो हमारे पास पहली 3 स्टेजेस थी उसमें तो था हमारे पास इंटेंशंस थे, वे ऑफ टॉकिंग था, हमारा कम्युनिकेशन था, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर था, हमारी और चीज़ें थी, कॉग्निशन थी, तो वो सारी चीज़ें विजिबल तो नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर की स्टेज में प्रोमिनेंट हो गई हैं। किस तरह कि वो मेंबर्स के या ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो भी कोई मेंबर है, एक वर्क प्लेस है, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शो होने लग गया। तो दिस स्टेज जो है, ये वाली स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विजिबल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो हमारे पास नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है जी। इस पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लो लेवल से अपर लेवल तक
जा रहा होता है। जो लो लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता कि वो देखा जा सके। जैसे जैसे वो हाई लेवल की तरफ जो है वो प्रोसीड करता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है। यानी फर्स्ट लेवल पे आप समझ लें कि फर्स्ट लेवल पे स्टेज जो है वो कम्युनिकेशन की आ रही थी, तो ये लो था, इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड थर्ड स्टेज तक आते आते फोर्थ लेवल पे वो बिहेवियर की स्टेज में आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। क्यों? क्योंकि वो विजिबल हो गया बिहेवियर से, ठीक है जी। ये जो है आप किस तरह दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से शो हो रहा होता है। यानी आप अपने ग्रुप मेंबर से या अपने सबऑर्डिनेट से या आप अपने कमेटी के मेंबर से, टीम के मेंबर से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसमें शो हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि ये स्टेज जो है वो विजिबल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं इस स्टेज में जो कि हमें अप्लाई करनी चाहिए। मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म कर लें, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, कुछ ऐसे गोल्स बना लें जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हों। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाके गोल बना लें। कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अवॉइड कर लें, ये बेसिकली हमारी इंटेंशंस भी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को चेंज कर लें। ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको स्मॉल कर दें, उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है। साइज़ जो है वो कम ज़्यादा होगा तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद पॉजिटिव टेक्निक क्या है कि आप किसी आउटसाइडर को ले आएँ, यानी कोई ऐसा थर्ड पर्सन आप तलाश करें कि वो दोनों लोगों के, ये दोनों पार्टीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके बिहेवियर को एनालाइज करे, देखे और बिल्कुल एक न्यूट्रल डिसीजन दे के आप लोग ये कर लो। वो दोनों में से किसी भी लोगों को ना जानता हो जिसका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। या फिर क्या है कि आप एक अच्छी सी जो है वो कम्युनिकेशन कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास स्टेज नंबर 5 आ जाती है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। दिस इज़ आउटकम। हमने सारी चीज़ें देख ली, कॉन्फ्लिक्ट की, हमने बिहेवियर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या आउटकम देती हैं, क्या रिजल्ट देती हैं। स्टेज नंबर 5 इज़ द आउटकम, ठीक है जी। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव उस वक्त होता है कि जब वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव कर रहा हो एम्प्लॉयज़ की, उनकी क्रिएटिविटी को जनरेट कर रहा हो, इनोवेशन क्रिएट कर रहा हो, उनके इंटरेस्ट को, उनकी क्यूरियोसिटी को वो बूस्टअप कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा कि ये फंक्शनल आउटकम हो जाएगा। The second is dysfunctional outcome. डिसफंक्शनल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिसमें डिसकंटेंटमेंट होगी, मेंबर्स एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ होगा कि समटाइम्स ग्रुप मेंबर्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो हैं, वो एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाह रहे होंगे, मतलब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होंगे बिल्कुल भी एक दूसरे की बात को, ठीक है। अमंग द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेज आर पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी होगी डिसफंक्शनल आउटकम में। ग्रुप की जो एक कोहिजन है, जो अंडरस्टैंडिंग है ग्रुप लेवल पे, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई होगी, ठीक है। और एज अ होल क्या होगा कि समटाइम्स ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को लाइफ थ्रेट्स भी देने लग जाएंगे, इवन एक दूसरे पे मर्डर अटैक्स भी करने लग जाएंगे समटाइम्स, अगर वो इतने ज़्यादा डिसफंक्शनली बिहेव कर रहे होंगे तो, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि हम इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, यानी आउटकम्स तो हमारे पास फंक्शनल भी आ रहे होते हैं, डिसफंक्शनल भी आ रहे होते हैं, तो हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, हम ये कैसे मैनेज करते हैं।
हमारे पास एक कोऑपरेटिव स्टाइल होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयर है, कोई मैनेजर है, कोई रिक्रूटमेंट हायरिंग जो एजेंसीज हैं वो जब देखती हैं कि दो ग्रुप मेंबर्स में या दो ग्रुप्स में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डिसफंक्शनल लेवल पे जा रहा है उनका बिहेवियर, तो उनको कोऑपरेटिव स्टाइल जो है वो जनरेट करना चाहिए रादर देन कंपेटिटिव नहीं करना चाहिए और कोऑपरेटिव स्टाइल जनरेट करना चाहिए, सो दैट कि जो कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल था वो फंक्शनल लेवल पे चला जाए। ठीक है जी। इसके लिए क्या हो सकता है कि वो उनको कोई काउंटर प्रोडक्टिव टास्क दे सकते हैं, ऐसे टास्क जो उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दें। उनके बीच में कुछ ऐसी मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जो उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दें। ठीक है। इसमें हम वो मैनेजिंग टेक्निक्स भी पढ़ सकते हैं जो हमने लास्ट स्टेज में पढ़ी कि किसी आउटसाइडर को ले आएँ जो मैनेज कर दे या उनकी कम्युनिकेशन अच्छी कर दें किसी स्टेज तक, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट। ठीक है जी। अब इसमें एक एलिमेंट जो है वो कल्चर का भी होता है। कल्चर का एलिमेंट किस तरह से होता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं वो इंडिविजुअल जो पावर्स होती हैं उनको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसको सब कुछ खुद ही करना चाहिए, वो खुद ही हर चीज़ जो है वो कर सकता है और इंडिविजुअल ट्रेड्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स होते हैं वो ग्रुप्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं। तो मोस्टली कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में इतना ज़्यादा डिसफंक्शनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है ग्रुप्स की फॉर्म में काम करने की बेस पे, और फंक्शनल इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता। जबकि अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स की बात करते हैं तो समटाइम्स उसमें ये भी हो रहा होता है और ये भी हो रहा होता है। तो एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बेसिकली इसमें हमने क्या स्टडी किया, इसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट को देखा कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है। हमारे पास फंक्शनल और डिसफंक्शनल होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है। फिर हमने लोकाई ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा, इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप एंड डायडिक को हमने स्टडी किया। फिर हम कहाँ चले गए इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस पे, उसमें हमने 5 स्टेजेस देखी, जिसमें फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं। सेकेंड स्टेज में हमने कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन को स्टडी किया। थर्ड स्टेज पे हमने कुछ इंटेंशंस देखी। फोर्थ स्टेज पे हमने बिहेवियर देखा। फिफ्थ स्टेज पे हमने उन सारे स्टेप्स का जो स्टेजेस हमने पढ़ी थी उन सारी स्टेजेस का हमने आउटकम देखा। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।